हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो आप लोग 5 बजे सुबह हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न है मैथ का, यदि 5 साइन ए बराबर यहाँ पे 8 कॉस ए हो तो कॉट ए का मान निकाले। तो आइए इसे बताते हैं कैसे यहाँ पे कॉट ए का मान निकलेगा। तो जो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 5 साइन ए बराबर यहाँ पे क्या है 8 कॉस ए है। ये तो दिया है प्रश्न की 5 साइन ए बराबर यहाँ पे 8 कॉस ए, तो आपको क्या निकाल देना है यहाँ पे कॉट ए का मान यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा बात यहाँ पे समझ लीजिए। कॉट यहाँ पे ए का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कॉस ए और बट्टा क्या होता है यहाँ पे साइन ए। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इधर कॉस ए और इधर क्या है यहाँ पे साइन ए। तो साइन को क्या कर देंगे, अगर बराबर के उधर भेज देंगे तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 5 में गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और 8 इधर है तो 8 को हमको बराबर के इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन को क्या कर देंगे बराबर के उधर भेज देंगे और 8 को क्या करेंगे बराबर के इधर लाएंगे। तो 8 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें भाग कर देगा यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा यानी 5 बट्टा 8। और साइन को क्या करना है आपको कि बराबर के उधर भेजना है। तो ये 5 में साइन गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। 8 तो पहले से ही आ गया तो उधर बचेगा सिर्फ कॉस ए और बट्टा यहाँ पे देखिए 5 गुणा कर रहा है तो इधर आ जाके यहाँ पे साइन इधर गुणा कर रहा है 5 में तो इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा यानी नीचे आ जाएगा यानी साइन ए कहाँ पे आ गया नीचे आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि कॉस ए बट्टा साइन ए, यहाँ पे देखिए कॉस ए बट्टा साइन ए किसके बराबर होता है ये कॉट ए के बराबर होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे कॉट ए लिखेंगे यानी 5 बट्टा 8 बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कॉट ए। यानी कॉट ए का मान यहाँ पे कितना निकल गया 5 बट्टा 8 यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है 3 किलो, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है अच्छा। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण इसमें से पहचानना है कि गुणवाचक विशेषण निम्न में से कौन है। तो जो अच्छा है इससे गुण का यहाँ पे पता चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी क्रिया है जिसके फलस्वरूप जो शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ए ऑप्शन है उत्सर्जन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन यहाँ पे परिवहन। तो वो कौन सी क्रिया है जिसके फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो वो उत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उत्सर्जन वो क्रिया है जिससे यहाँ पे जो शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। इसमें से आपको बताना है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है यानी शेयर बाजार की देखभाल कौन करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है, तो शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है सेबी है यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से पहचानना है कि वो कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। तो आपको हम बता चुके हैं कि रूट और पाई किसी भी संख्या में रह जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अगर रूट और पाई हट गया तो समझ लीजिए क्या है वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 7 है,
तो यहाँ पे देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा। जब रूट में रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। रूट 13 को यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी रूट में रह जाएगा, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जब आप 25 को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 25 है, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 5, और इसमें रूट हट जाएगा। जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। और 5 जो संख्या वो कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट 31 को, तो 31 का यहाँ पे भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा। जब रूट रह गया तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे अपरिमेय हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें से अपरिमेय संख्या जो नहीं है उसको पहचानना है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या नहीं है कौन, तो जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो अपरिमेय नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सी ओ वाला ऑप्शन है ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण कौन प्राप्त करता है, यहाँ पे प्रदान करता है, आपको बताना है। तो जो भूमि विकास बैंक होता है वो क्या करता है, यहाँ पे दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसमें से आपको लेखक शब्द का स्त्रीलिंग पता करना है, कौन होगा। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है लेखनी, डी ऑप्शन है यहाँ पे लिखावट। तो यहाँ पे लेखक शब्द का यहाँ पे स्त्रीलिंग आपको पता करना है क्या होता है। तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पे लेखिका होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि वातपुत्सर्जन पौधे के किस भाग में होता है। जो वातपुत्सर्जन की क्रिया होता है वो पौधे के किस भाग में होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है फूल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे तना में। तो वातपुत्सर्जन की क्रिया पौधों के किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है ये क्रिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे पत्ती क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि सेक ए किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेक ए है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो सेक ए किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक ए किसके बराबर होता है, तो 1 यहाँ पे कॉस ए के ये क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है आपको बोर्ड एग्जाम से। बोर्ड एग्जाम क्या करता है कि कुछ फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को फॉर्मूला भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिससे अनिश्चयता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए ऑप्शन है यह, बी ऑप्शन है वह, सी ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है यहाँ पे आप। तो यहाँ पे देखिए जो कोई है शब्द, इससे अनिश्चयता का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। यहाँ पे बताना है आपको कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है नेहरू जी, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति, बी ऑप्शन है देवभक्ति, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति, डी ऑप्शन है यहाँ पे शत्रु भक्ति। तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है। तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति यहाँ पे देश, यहाँ पे राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर काफी महत्वपूर्ण है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, यहाँ पे देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से
बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, यदि PA की लंबाई 4 है तो PB का मान निकाले। बोल रहा है कि एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु P से, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु यानी बाहर की बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे खींची जा रही है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है PA तथा यहाँ पे देखिए कौन कौन सी रेखाएं, PA तथा PB, यहाँ पे दो रेखाएं खींची जा रही हैं, यानी यहाँ पे B है, PA रेखा खींचा गया और PB रेखा खींचे गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि PA 4 सेंटीमीटर है, यानी जो ये PA यहाँ पे भुजा है वो कितना है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है PB निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त के बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे PB का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न की साफ साफ कहने वाला, जो साफ साफ कहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अकथनीय, बी ऑप्शन है कटुभाषी, सी ऑप्शन है मृदुभाषी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अस्पष्टवादी। तो साफ साफ कहने वाला क्या कहलाता है, तो अस्पष्टवादी कहलाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल जो है अपना उसे कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और कौन सा मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 भागों में जो हमारा वायुमंडल है उसे बांटा गया। तो इसे आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है, इसमें से आपको पता करना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा है। ए ऑप्शन है ATM, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है इनमें से तीनों। तो प्लास्टिक मुद्रा इसमें से कौन है, तो जो ATM है उसे ही प्लास्टिक मुद्रा बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है यहाँ पे कान पकड़ के। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को यहाँ पे केस पकड़ के बाहर निकाला गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चारों आलसियों थे उसको आलसशाला से बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़ के निकाला गया। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न की साइन ए बराबर यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे 2 थीटा यहाँ पे निकालना है कि 2 थीटा का मान किसके बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे जो दिया है लिख दीजिए, साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया है, कॉस थीटा। ये कब बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री के मान पे ये दोनों क्या होता है, यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 डिग्री के मान पे दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका भी मान यहाँ पे 1/√2 होता है और इसका भी मान यहाँ पे 1/√2 होता है, यानी दोनों आपस में बराबर किस कोण पे होते हैं, तो ये 45 डिग्री के यहाँ पे कोण पे बराबर होते हैं। यानी निकल गया कि थीटा हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि 2 थीटा यहाँ पे मान निकालिए, तो 2 थीटा का यहाँ पे मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 45 डिग्री। तो 2 में जब हम 45 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे दिन दूनी रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे दिन रात परिश्रम करना, बी ऑप्शन है हानि होना, सी ऑप्शन है दिन रात सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे खूब उन्नति करना। तो दिन दूनी रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खूब उन्नति करना, यानी खूब आगे बढ़ना, ये क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से पता करना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन,
बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है आपको यहाँ पे बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है यहाँ पे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली होता था तो उसमें किसका विनिमय होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है यहाँ पे वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन यहाँ पे मुद्रा से मुद्रा का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। जो अष्टक नियम दिए थे वो कौन थे आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है डॉल्टन, बी ऑप्शन है डोब्रेनर, सी ऑप्शन है यहाँ पे मेंडल, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे देखिए अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, न्यूलैंड्स थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताना है कि जो मनुष्य के आर्थिक जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है यहाँ पे खेती के कागज, सी ऑप्शन है मुद्रा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मालगुजारी का रसीद। तो यहाँ पे देखिए मनुष्यों में आर्थिक जीवन में, यहाँ पे देखिए मनुष्यों के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मुद्रा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है एपी 2, 4, 6, 8 का सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर को क्या बोला जाता है, यहाँ पे डी भी बोला जाता है। तो डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से क्या किया जाता है, पहले पद को यहाँ पे घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है 4 है तो 4, और पहला पद कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी सार्व अंतर कितना निकल जाएगा हम लोग का 2। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे दल बदलना, बी ऑप्शन है घर बदलना, सी ऑप्शन है यहाँ पे विदेश जाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे टोपी रंगवाना। तो यहाँ पे देखिए टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दल बदलना को ही टोपी बदलना बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इसमें से आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। ए ऑप्शन यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। थे यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल लेंस। तो वो कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन है, तो वो अवतल दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। जो 1 रुपए का नोट होता है वो कौन जारी करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपए के नोट जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 4y माइनस 12 कैसी होगी। ए ऑप्शन यहाँ पे समानांतर होगी,
बी ऑप्शन है संपाती होगी, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी होगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ये जो दो रेखाएं दिया है इसका आपको क्या पता करना है कि आलेख कैसा होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a1 b1 और यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुलना कराना पड़ेगा। तो a1 कितना होगा, ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण, ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। जो x में गुणा करेगा वो a1, जो y में गुणा करेगा वो क्या होगा यहाँ पे b1, और जिसमें x y कुछ नहीं होगा वो होगा c1। दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा यहाँ पे C2 होगा। बस आप तुलना करा दीजिए a1 बटा a2। तो a1 का मान यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और यहाँ पे a1 बटा a2 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2। अब निकालेंगे हम यहाँ पे b1 बटा b2। तो b1 का मान आप लोग देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, और बटा यहाँ पे b2 का मान देख लीजिए, b2 का मान यहाँ पे 4 है, तो रख दीजिए यहाँ पे 4। अगर कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना यहाँ पे 4, यानी 1 बटा 2 यहाँ पे निकल गया। इसके बाद निकालेंगे हम c1 बटा c2। तो c1 कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे देखिए कितना दिया है, -4 दिया है, तो यहाँ पे c1 के जगह पे -4 लिख देंगे, और c2 की जगह पे कितना दिया है, यहाँ पे -12 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे हम -12। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे आ गया 1 बटा 3। तो आप लोग देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया यहाँ पे c1 बटा c2 के। तो ऐसी कंडीशन बन रहे हैं यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर यहाँ पे b1 बटा यहाँ पे b2, और बराबर नहीं है यहाँ पे c1 बटा c2। तो इस समीकरण का एक भी हल नहीं होगा, यहाँ पे एक भी हल नहीं होगा। और आलेख कैसा होगा यहाँ पे, तो समानांतर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब आलेख यहाँ पे समानांतर होगा तो इसका एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी किसी को नहीं कट करेंगी। आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। ए ऑप्शन है यहाँ पे पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है यहाँ पे कुसुमपुर, डी ऑप्शन है यहाँ पे माधवपुर। तो यहाँ पे देखिए बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। आप 30 प्रश्न देख चुके हैं, और आप 30 प्रश्नों में से आप जितना सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप हमें कॉमेंट कर दीजिए कि हम सर इतना सही कर दिए हैं 30 प्रश्नों में से। और यहाँ पे रहा होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट में देना है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, इसमें बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाल प्रथा। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ए बी सी ऐसे नहीं कीजिएगा कमेंट। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।